फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सत्ता की साझेदारी के बारे में बताऊंगा। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है देश को चलाने की शक्ति। देश को चलाने की शक्ति। तो इस चैप्टर में मैं मूल रूप से इस बिंदु को पढ़ूंगा। बेल्जियम समुदाय, श्रीलंका, बेल्जियम की समझदारी, भारत में सत्ता की साझेदारी, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत बेल्जियम समुदाय को पढ़ता हूँ। बेल्जियम समुदाय में मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। यह हरियाणा से भी छोटा है और आबादी इसकी 1 करोड़ है। हरियाणा से भी ये क्या है? छोटा है। बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप का छोटा सा एक देश है जहाँ की आबादी हरियाणा से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ है। ठीक है, अब है अगला पॉइंट हमारा। यहाँ 40% फ्रेंच भाषा बोला जाता है और 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन में भाषा बोलते हैं। ठीक, अब है हमारा अगला पॉइंट। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर एवं बुद्धिमान होते थे। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वहाँ के ज़्यादा ताकतवर एवं बुद्धिमान लोग होते थे। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका जो है यह दक्षिण एशिया में स्थित देश है। श्रीलंका क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। ठीक है, इसकी आबादी 2 करोड़ है। यहाँ पर बेल्जियम की जो आबादी थी वह 1 करोड़ थी और यहाँ पर श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है। जहाँ की सिंगली मूल निवासी है। यहाँ का मूल निवासी को क्या कहा जाता है? सिंगली। श्रीलंका में जो है मूल निवासी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर। सिंगली जो है मूल निवासी है कहाँ की? श्रीलंका की। और तमिल भी है। यहाँ की भाषा की भी मैं बात करूँ तो भाषा जो है सिंगली। मूल भाषा क्या है? श्रीलंका का मूल भाषा सिंगली है और श्रीलंका का भाषा जो है सिंगली मूल भाषा है। साथ ही तमिल भी है। जो व्यक्ति भारत से आए हैं वो भारत के तमिलनाडु राज्य से आए थे जो सिंगली भाषा बोलते हैं। ठीक है, तमिल में भाषा बोलते हैं। अब है अगला पॉइंट हमारा। तमिल भाषी जो हैं वह 18% लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम हैं। तमिल भाषा जो बोलते हैं वो 18% लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम हैं। सिंगली जो हैं वो 74% लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 18% लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। 74% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं जो सिंगली भाषा बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा। 1948 में यहाँ सिंगली समुदाय का दबदबा बढ़ गया। 1956 में एक कानून बनाया गया जो सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी गई। सरकारी नौकरी जो वहाँ दिया जाता था, सिंगली भाषी जो लोग थे उसको प्राथमिकता दी गई थी। सरकार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया, अर्थात सिंगली भाषी को प्राथमिकता भी दिया और बौद्ध धर्म को संरक्षण भी देना शुरू कर दिया। तो इसके लिए तमिल लोग विरोध करते हैं। तमिल लोग जो वहाँ के थे, तमिल भाषी लोग, वो विरोध करने लगे। विरोध इसलिए करने लगे कि वहाँ पर सिंगली लोगों को प्राथमिकता भी दी गई और साथ ही उसके बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया गया। तो इसीलिए इसके लिए तमिल लोग विरोध करते हैं और जिसके लिए राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। तमिल लोग वहाँ पर विरोध करते हैं और विरोध के तहत उसकी मांग होती है। तो तमिल लोगों की मांग क्या है? तमिल लोगों की मांग जो थी वो क्या थी, देखते हैं। अब मैं बताऊंगा। तमिल लोगों की जो मांग थी वो सबसे पहला था तमिल को राजभाषा बनाया जाए। तमिल पहले था कौन सी राजभाषा? पहले दूसरी राजभाषा थी और अब जो है बोला गया, जब उन लोगों ने आंदोलन किया तो बोला गया तमिल को राजभाषा बनाया जाए। दूसरा पॉइंट, शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर दिया जाए। दोनों को समान अवसर दिया जाए। जबकि वहाँ पर पहली की जो भाषा थी हमारी, उस समय पहली की भाषा क्या थी? पहली को जो भाषा थी वह थी हमारी, पहले जो भाषा दिया गया था सिंगली लोगों ने अपनी भाषा को प्राथमिकता दिया था। लेकिन फिर से तमिल लोगों ने जो मांग किया
वो कौन सी मांग की थी? तमिल को राजभाषा बनाया जाए, शिक्षा और रोजगार में दोनों को, मतलब सिंगलीवासी को और तमिल दोनों व्यक्ति को समान अवसर दिया जाए। इसी कारण समुदाय में टकराव हो जाता है। इसी के कारण क्या किया, वहाँ के लोगों ने तमिल के और कौन था वो सिंगली, दोनों समुदाय के लोगों में टकराव शुरू हो गया। टकराव शुरू हो जाना इसी को गृह युद्ध कहा गया। मतलब एक ही स्थान, एक ही राज्य, एक ही देश बेल्जियम में तमिल के लोग थे और सिंगली के लोग थे, दोनों में टकराव जो शुरू हो गया उसी को क्या कहा गया? गृह युद्ध कहा गया। उसी को क्या कहा गया? गृह युद्ध उसी को कहते हैं। अब देखिए आगे है हमारी बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया? यहाँ के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। अर्थात बेल्जियम ने क्या किया? फिर पहले तो बेल्जियम में क्या, श्रीलंका में क्या हो गया? टकराव के कारण गृह युद्ध हो गया। इसीलिए बेल्जियम वासी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए क्या किया? यहाँ के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया, क्योंकि इसको पता था नेता लोग को कि यदि हम फिर से अगर कुछ घुसपैठी करेंगे, कुछ गलतियाँ करेंगे, अगर बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? तो फिर से यहाँ पर गृह युद्ध हो सकता है। तो इसीलिए उन लोगों ने सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 से 93 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषा को मान्य दिया गया। ठीक है। सत्ता की समझदारी जरूरी है। क्यों जरूरी है? सत्ता की समझदारी जो है, साझेदारी जरूरी है। क्यों? सत्ता बढ़ती है, इससे क्या होता है? सत्ता की शक्ति बढ़ती है, इससे सत्ता की शक्ति बढ़ती है। अगला क्या होता है? इससे शांति लाती है। सत्ता की साझेदारी रहती है तो वह शांति लाती है। टकराव कम होता है। सत्ता की साझेदारी से टकराव कम होता है, लोकतंत्र स्थापित हो पाता है। लोकतंत्र क्या होता है? स्थापित हो पाता है। भारत में सत्ता की साझेदारी। अब समझते हैं कि भारत में सत्ता की साझेदारी क्या हुई। भारत में जो सत्ता की साझेदारी हुई, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यकता है। इसके माध्यम से आतंक से बचा जा सकता है। जब सत्ता की साझेदारी रहेगी, जब सब लोग एकजुट में रहेंगे, एकजुट रहने से क्या होगा कि इसके माध्यम से आतंक नहीं बढ़ेगा, आतंक से बचा जा सकता है। ठीक है। अब है अगला हमारा लास्ट पॉइंट है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। शासन जो किया जाता है उसके विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किन पार्ट में है? इसको 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सभी का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया है और सभी के सहयोग से, सभी के पूर्ण निदान से ही कार्य को सम्मिलित किया जाता है और उस कार्य को किया जाता है ताकि बिखराव ना हो, बंटवारा ना हो, किसी का गृह युद्ध ना हो सके। क्योंकि श्रीलंका में क्या हो चुका था? गृह युद्ध हो गया था, जिसके कारण दोनों छितर बितर हो गए थे, तो राज भी टूट गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया? 3 पार्ट में बांट दिया गया और तीनों पार्ट में कई सदस्य दिए गए हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। भारत के अन्य राज्यों व केंद्रों को भी शक्तियाँ दी गई। मतलब भारत का अन्य जो राज्य है, भारत के साथ साथ 28-29 जो राज्य हैं, उसमें सभी के केंद्र सभी को शक्तियाँ दी है कि सभी अपना अपना स्वतंत्र, न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो यहाँ की है स्वतंत्र है, वो किसी के तहत सच्चाई के बदौलत, कानून के बदौलत वह किसी के तहत कुछ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत प्रेस भी आती है। तो प्रेस प्रेस का कार्य क्या होता है कि वो क्या करते हैं? अपने मुताबिक जो सच्चाई होती है उसको बयान करके इस देश को शक्ति में, सत्ता में बांधे रखती है। ठीक है। विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा किया जाता है। विभिन्न स्तर पर क्या होता है? सत्ता का बंटवारा किया जाता है। तो मतलब आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका जो था देश, वहाँ पर तमिल भाषी और
तमिल भाषी और सिंगली भाषी था, दोनों को जब मान्यता नहीं दी गई तो दोनों में क्या हो गया, सिंगली को दिया गया था और तमिल को नहीं दिया गया था, तमिल भाषी को, तो उसमें टकराव शुरू हो गया। टकराव शुरू होने के बाद क्या हुआ, टकराव शुरू होने के बाद हुआ कि गृह युद्ध हो गया। तो गृह युद्ध को हमें क्या करना है, रोकना है, गृह युद्ध नहीं होने देना है। तो इसके लिए क्या करना है, सत्ता को मजबूत करना है, सत्ता को क्या करना है, मजबूत करना है। तो अब अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सत्ता। तो हम समझ गए कि सत्ता हम लोग किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब अगले चैप्टर में जो मैं पढ़ूंगा सत्ता की कार्य प्रणाली पढ़ूंगा, ठीक है। तो सत्ता की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।